Hey everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with CWS IT. आज हम टाइप कन्वर्जन के बारे में सीख रहे हैं पाइथन में। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कराए थे। फ़ारेनहाइट चेंज करवाया था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और वैल्यू को स्वैप करवाया था यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दोनों कराए थे हमने। ठीक है तो वो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम टाइप कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम डेटा के एक टाइप को उसके दूसरे टाइप में चेंज कर दें। जैसे अगर हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, तो अगर हमारे पास इंटीजर है तो इंटीजर को हम यहाँ पे फ्लोट में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर फ्लोट है तो उसको हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना ही टाइप कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि वो कैसे किया जाता है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है n। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया n इक्वल टू 10 करके। ठीक, इसको आप प्रिंट करिए, प्रिंट हमने यहाँ पे लिया n। ठीक है, और इसका एक टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो पहले टाइप डालते हैं फिर वैल्यू डालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के अंदर n पास कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें हमारा डेटा टाइप पता चल जाएगा कि n किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, और साथ ही साथ हमारी n की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैसेज भी डालना है तो यहाँ पे मैसेज भी हम लोग डाल सकते हैं ऐसे n इज इक्वल टू करके। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पे क्या है, मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है। देखिए हमने रन किया, देखिए क्लास इंट n इक्वल टू 10। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है और उसकी क्लास कैसी है, क्लास इसकी इंटीजर टाइप की है। ठीक है, अब हम इसी इंटीजर को अब हम चेंज करेंगे किस में, अब हम चेंज करेंगे उसको फ्लोट में। ठीक है, तो फ्लोट में कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने कोई दूसरा वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n कर देंगे, ठीक, अगर हम यहाँ पे n किया और हम वापस से z को प्रिंट करते हैं, हमने जो मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया, z इक्वल टू एन, इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है 10 वही z की वैल्यू है 10। ठीक है, तो z की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों समान है, दोनों एक ही है। ठीक है, और बस हम यहाँ पे इस बार z को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम देंगे z इक्वल टू, ठीक, चेक करिए इस बार आप। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, बस आप देखते चलिए। ठीक, तो क्लास इंटीजर है, z इक्वल टू 10 है। ठीक, तो मतलब कि n की वैल्यू भी इंटीजर है, सेम वैल्यू है, और z की वैल्यू भी जो है सेम है और वो भी इंटीजर है। अब हम यहाँ पे z को चेंज करेंगे किसमें, फ्लोट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो फ्लोट में कैसे चेंज करेंगे, आ जाइए आप यहाँ पे अपने n के पास। इस n को हम क्या कर दें, अगर हम इंट फंक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इंट फंक्शन के बीच में रख देंगे हमारी वैल्यू, मतलब कि हमारा n, हमारा पैरामीटर हमने पास कर दिया n। तो क्या ये कुछ चेंज होगा, ये तो पहले से इंटीजर में था और हम इसको फिर से इंटीजर में ही तो चेंज कर रहे हैं, तो पहले भी इंटीजर ही रहेगा और अब भी इंटीजर ही है। देखिए, है ना, तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हमें इसको फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट में चेंज करने के लिए यहाँ पे इंट हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। क्या लिखेंगे, फ्लोट। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि इसके टाइप क्या आ रहा है, इसका क्लास क्या आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है। चेक करिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास फ्लोट लिखा हुआ है ना, फ्लोट लिखा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, जेड की वैल्यू यहाँ पे 10.0 हो गई। पॉइंट से तो पता चल रहा है हमें कि ये क्या है, ये हमारी एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया, और यहाँ पे क्लास भी तो लिखा हुआ है, फ्लोट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इंटीजर को जो है किस पे चेंज कर दिया, हमने इंटीजर को जो है फ्लोट पे चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या हम ऐसे ही फ्लोट को या फिर इंटीजर को किसी दूसरे में चेंज कर सकते हैं क्या, बताइए, है ना। तो स्ट्रिंग में कैसे चेंज करेंगे इसको, सिंपल सी चीज़ है, आप इसको यहाँ पे फिर से इसको हम लोग लिखते हैं, उसी एन को, उसी एन को हम लोग यहाँ पे अब इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का STR। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गया, क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इस बार रखते हैं x। ठीक है, तो टाइप भी चेक करेंगे हम लोग x का, और वैल्यू भी प्रिंट करेंगे यहाँ पे है x की, और इसका दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है ये,
तो देखिए स्ट्रिंग हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक, और हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग का एडिशन किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ कराएंगे, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे मर्ज हो जाएगा, कॉनकेटेनेट हो जाएगा, एडिशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बोलिए। चेक करके दिखाएं आपको हम, देखिए चेक करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे देखिए n है, ठीक है, n कैसा है, इंटीजर है, और हमने इसको ऐड कर रहे हैं z के साथ। z कैसा है, फ्लोट है, दोनों तो नंबर हैं, क्या ये ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, दोनों नंबर है, ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20.0 आया हुआ है। ठीक, ओके सर। अब अगर हम यहाँ पे n प्लस एक्स कर दें तो क्या ये ऐड होंगे, अब बताइए। अब ऐड नहीं होंगे, ये यहाँ पे एरर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और एरर भी कैसे आ रही है, एरर को समझिए, बोल रहा है टाइप एरर। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा टाइप अलग अलग हो गए, एक इंटीजर है तो एक हमारा स्ट्रिंग है, तो टाइप एरर है यहाँ पे। बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, जो हम लोग ऑपरेंड यूज कर रहे हैं प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए वो सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस केस में, अब हम यहाँ पे इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसको हम वापस से ऐसे इंटीजर में इसको तुरंत ऑन द स्पॉट कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स को वापस से। अब ये ऐड हो जाएगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज किए, स्ट्रिंग को वापस से इंटीजर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको पहले से नॉर्मल जैसा कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, समझ में आया। तो हमने यहाँ पे इंटीजर को फ्लोट में चेंज किया और इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज किया। ऐसे ही फ्लोट को हम लोग इंटीजर में चेंज कर सकते हैं और फ्लोट को ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, एकदम क्लियर। ठीक, अगर यहाँ पे अब हम ले कोई फ्लोट वैल्यू, यहाँ पास जेड क्या है, फ्लोट है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। किस में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हमने यहाँ पे लिया c इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखा z, तो z भी फ्लोट है, c भी फ्लोट हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, सेम हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया c इज इक्वल टू, अंदर क्या पास करेंगे, z पास करेंगे। ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसका टाइप चेक करेंगे किसका, सी का, और सी को यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, अब चेक करिए क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए अब टाइप हमारा क्या बता दिया, कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ पे 10 प्लस जीरो जे, 10 क्या है, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट है, और जीरो जे क्या है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। जे क्या है, जे एक इमेजिनरी पार्ट है, इसको आयोटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक, क्लियर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th-12th में, आई थिंक है ये मैथ में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इंटीजर को फ्लोट में चेंज किए हैं, फिर इसको हम लोग स्ट्रिंग में चेंज किए हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में चेंज किए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे में इसको हम चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब और देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, लेट करिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे इस बार कुछ दूसरा लेते हैं, ऐसे लेते हैं यहाँ पे टी। ठीक, और यहाँ पे टाइप चेक करेंगे हम लोग किसका, टी का टाइप चेक करेंगे, और टी को भी यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे टी को प्रिंट करा दिया। अभी इस केस में क्या है हमारे पास, टी, इस केस में हमारे पास टी है, इंटीजर है। ओके, क्या है, इंटीजर है, चेक करा देते हैं आपको यकीन ना हो तो। वो क्या है, एक इंटीजर है, देखिए टी इक्वल टू 10, इंटीजर। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे अगर हम कॉमा लगा दें, ठीक, कॉमा 20, कॉमा 30, तो क्या ये अभी भी इंटीजर है या फिर ये इनवैलिड हो गया है, बताइए सोच के। कि अगर हम वैल्यू को कुछ इस प्रकार से अगर लिख दें कॉमा लगाते हुए, तो क्या ये इंटीजर ही रहेगा या ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर और कुछ हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया है टपल। क्या बन गया है, टपल। टपल क्या होता है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये 5th चैप्टर में है, अभी आपको आगे से अच्छे से बताएंगे, अभी समझ लीजिए केवल क्या होता है। देखिए वो टपल बन गया है। ठीक है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज
ठीक, और कलेक्शन ऑफ अनसिमिलर वैल्यूज इज कॉल्ड टपल। ठीक, टपल हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। ठीक, तो राउंड ब्रैकेट्स अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे टपल में राउंड ब्रैकेट्स दिया गया है, तो हम यहाँ पे अगर राउंड ब्रैकेट्स भी लगा देंगे तो भी ये हमारा काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि टपल को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, आप इनको लगाओ या ना लगाओ वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ठीक, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ इस प्रकार से लिखा 10 कॉमा लगा दिया सिर्फ, अब आगे आपने वैल्यू नहीं दी, तो अब ये क्या है? अब ये इंटीजर है या फिर अब ये टपल है या फिर अब ये इनवैलिड है? बताइए। अभी भी ये टपल है हमारा, अभी भी ये टपल है हमारा। चेक करिए इसको, एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में। देखिए 10 कॉमा अभी भी क्या बन गया? टपल बन गया। ठीक, अगर हमें यहाँ पे लिस्ट देनी है तो लिस्ट कैसे देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, 10 कॉमा 20 कॉमा 30। अब ये हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये एक लिस्ट है। क्या है? लिस्ट है। ठीक, लिस्ट भी हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जो कि म्यूटेबल होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो टपल को हम लोग लिस्ट में चेंज कर सकते हैं और लिस्ट को टपल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी हमें। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया एल इक्वल टू लिस्ट लिया, अब इसको हम लोग टपल में चेंज करेंगे, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करेंगे टपल फंक्शन। ठीक, टपल फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास कर देंगे, तो लिस्ट यहाँ पे क्या हो गया? टपल में चेंज हो गया। देखिए बनाए हम लोग लिस्ट हैं, आएगा क्या? टपल आएगा बन के। ठीक, ऐसे ही हम लोग टपल को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और लिस्ट में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग उसको सेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, सेट में सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेट फंक्शन यूज करेंगे। लिस्ट में चेंज करने के लिए यूज करेंगे लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए DICT डिक्शनरी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? टाइप कन्वर्जन। ओके, चीज़ें क्लियर है आपको एकदम? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ एक पाइथन में कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। ये एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका डेफिनेशन, जिनका मतलब कंपाइलर को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही पता होता है। मतलब आपने अभी तक कोड नहीं लिखा, लेकिन पाइथन को पता है कि जो इफ़ आपने लिखा है उसका क्या मतलब है। ठीक है, आपने अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन कंपाइलर को पहले से ही पता रहेगा कि उसका मतलब होता क्या है, तभी वो आपके प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इफ़ क्या होता है? बेसिकली इफ़ का काम होता है कंडीशन लगाना, कंडीशन चेक करना कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक है ना, जहाँ पे इस तरह के केसेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं यस और नो वाली या फिर ट्रू और फॉल्स वाली। ठीक है, ये हो जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए तो वो हो जाए, इस प्रकार की अगर कंडीशंस आएंगी तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। तो इफ़ जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही देता है, फॉल्स कंडीशन को नहीं देता। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी यह काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये यूजलेस हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सबसे पहले, फिर आगे काम करते हैं ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करें। ठीक, हाँ, तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a इक्वल टू 50 करके। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 45 से बड़ी है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़, कंडीशन लगाएंगे इफ़, ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन कैसे आएगा? कॉलन आपका शिफ्ट के साथ आएगा। ठीक है, आप शिफ्ट दबा के की प्रेस करेंगे सेमी कॉलन की तो वो आ जाएगा, एल के राइट साइड होता है ये। ठीक, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, क्या ए की वैल्यू 45 है या फिर 45 से ज़्यादा है, क्या ऐसा है? इफ़, अगर ऐसा है ना, क्या बोल रहा है? अगर ऐसा है तो लास्ट में कर्सर रखेंगे, एंटर लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो प्रिंट करेंगे कि यस ए इज़ ग्रेटर देन 40। अगर ऐसा है तो प्रिंट करेंगे कि हाँ ए इज़ ग्रेटर देन 40। ठीक है,
नहीं 45, सॉरी 45, देन ए इज ग्रेटर देन 45। ठीक, सेव किया और प्रोग्राम को रन किया। तो क्या ये कंडीशन ट्रू थी? बिल्कुल ट्रू थी, क्योंकि ए की वैल्यू 50 थी, तो यहाँ पे हमारा इफ का स्टेटमेंट चल गया। ठीक, नीचे आ गई वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, अगर यहाँ पे कंडीशन मान लीजिए हमने डाल दी यहाँ पे 30, ठीक है, तो अब इस केस में ये कंडीशन जो है फॉल्स है। ठीक, तो अब क्या ये चलेगा? अब नहीं चलेगा प्रोग्राम। ठीक, अब तो आउटपुट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इफ जो है सिर्फ ट्रू वाले केसेस को हैंडल करता है, ये फॉल्स वाले केसेस को हैंडल नहीं करता। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं ए, तो प्रिंट भी हो जाएगा वो। ठीक, तो ये काम करता है हमारा कौन? इफ काम करता है कि क्या अगर एक कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुई तभी चलेगा, ट्रू नहीं हुई तो चलेगा ही नहीं, आपको ये फॉल्स भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिगनर्स जो होते हैं यहाँ पे क्या गलती करते हैं? इंडेंटेशन पे दिक्कत करते हैं। इंडेंटेशन क्या होती है? देखिए, प्रिंट के स्टार्टिंग में जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ये स्पेस जो हाइलाइटेड एरिया है, इसको बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडेंट। ये क्या होता है सर? इंडेंट होता है स्कोप। ठीक है, ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये किसका है? ये इफ के अंदर का है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ के अंदर का है। ठीक है, और ये जो हमने अभी प्रिंट लिखा है ये किसके अंदर का है? ये मेन प्रोग्राम के अंदर का है, इफ के अंदर का नहीं है। ये इफ के अंदर कौन सा है? सिर्फ ये वाला है, ये इफ के बाहर है। कैसे पता चल रहा है? इंडेंट से पता चल रहा है। अगर इंडेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट उस कोड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक, अगर आपने यहाँ से इंडेंट हटाया तो फिर आपका प्रोग्राम बेकार हो जाएगा। अब आपका ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आ जाएगी इंडेंटेशन एरर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, देखिए क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, है ना? इफ स्टेटमेंट के बाद जो है यहाँ पे एक इंडेंटेड ब्लॉक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मिला ही नहीं उसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक इंडेंट देंगे आप पी के स्टार्टिंग में। कैसे देंगे? कैप्स लॉक के ऊपर टैब की दिया होता है कीबोर्ड में, उसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे। ठीक, या फिर 4 बार स्पेस यहाँ पे देंगे, 1 2 3 4। ठीक, 4 बार स्पेस देंगे या फिर वहाँ से हम लोग टैब की दबा देंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, समझ में आया? एकदम क्लियर? कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये होता है हमारा इफ। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर एल्स की, किसकी बात करेंगे? एल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स कॉलन। एल्स में कंडीशन नहीं दी जाती है अंदर, जैसे इफ में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दिए हैं, ऐसे जो है हम लोग एल्स में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एल्स का काम है लास्ट वाली सारी कंडीशंस को हैंडल करना। ठीक है ना, इसके अंदर ऑटोमेटिक सारी कंडीशंस आ जाती है जो भी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अगर एक 45 से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो जो है 45 से छोटा है। then a is smaller than smaller than 45। ठीक, सेव करेंगे, रन करेंगे, चेक करिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? a इज स्मॉलर देन 45, ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है ना? क्यों? क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 30 दी गई है। पहले यहाँ पे इफ चला, कंडीशन चेक हुई, क्या a की वैल्यू 45 है? नहीं भैया, नीचे अब भागो, एल्स के पास आ गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस प्रिंट के पास गया ही नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से जंप कर दिया एल्स के पास। ठीक है, फिर एल्स ने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 60, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब इस केस में हमारा इफ स्टेटमेंट चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के आएगा कि a इज ग्रेटर देन 45। ठीक, समझ में आया? तो ट्रू होने पे हमारा कौन चलेगा? इफ स्टेटमेंट चलेगा ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे हमारा एल्स स्टेटमेंट चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटू सा प्रोग्राम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या रहेगा? देखिए, प्रोग्राम रहेगा, हम लोग एज एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, क्या हम वोट देने के लिए भी एलिजिबल हैं और नॉट। ठीक है, चेक द एज एलिजिबिलिटी, चेक द एज एलिजिबिलिटी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे लिया एक एज इज इक्वल टू 26। ठीक, कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इफ
अब मिनिमम एज कितनी होती है वोट देने के लिए? 18 होती है। तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्या एज 18 से बड़ी है या उसके बराबर है? अगर ऐसा है देन प्रिंट करेंगे एक मैसेज। वो मैसेज में क्या लिखा रहेगा कि यू आर एडल्ट। ठीक है, एडल्ट लिख सकते हैं या फिर अच्छा नहीं लगा ये तो लिखेंगे यू आर एलिजिबल। यहाँ लिख देंगे यू आर एलिजिबल। ठीक है, अगर एज जो है 18 प्लस नहीं होती है तब यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा एल्स प्रिंट। मैसेज क्या जाएगा? यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है ना, ELIGIBLE, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, सेव करेंगे और रन करेंगे। रन कैसे करते हैं? F5 से रन करते हैं। तो यू आर एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल हैं हम, यहाँ पे 26 साल के हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ लोगों को डाउट ये भी हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे तो इंडेंट दिया है लेकिन एल्स के स्टार्टिंग में इंडेंट क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि इफ़ और एल्स दोनों ही मेन प्रोग्राम पे हैं। ठीक है, और लेकिन ये वाला प्रिंट और ये वाला प्रिंट ये अपने अपने स्कोप पे हैं। इस प्रिंट का स्कोप ये इफ़ स्टेटमेंट है, इस प्रिंट का स्कोप ये एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये इफ़ हमारा मेन प्रोग्राम पे है और एल्स भी हमारा मेन प्रोग्राम पे है। ठीक, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इंडेंट नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंडेंट देते हैं ज़बरदस्ती इस केस इस तरीके से, तब यहाँ पे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी कि इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एल्स है वो इफ़ के अंदर चला गया, इफ़ के अंदर चला गया और बिना इफ़ के आप एल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे वो। ठीक है, इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया एज को चेक करने का। अगर हम इसे यूजर इनपुट इनपुट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंट, है ना, यही तो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंट, यहाँ पे करेंगे इनपुट, यहाँ पे यूजर से मैसेज लेंगे कि एंटर द एज, सेव करेंगे और रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चेक करेंगे, हमने यहाँ पे डाला 12 ईयर्स, देन यू आर नॉट एलिजिबल, डायरेक्ट मैसेज आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, और फिर से इसको चेक करेंगे, यहाँ पे हमने डाला इस बार यहाँ पे 35, यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम हमारे यहाँ पे सारे काम करेंगे। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, अब आपके लिए एक यहाँ पे होमवर्क है छोटा सा। आपको यहाँ पे जो है दो वैल्यू लेनी है आपको, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, मतलब ग्रेटर एंड स्मॉलर आपको यहाँ पे बताना है, ग्रेटर एंड स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, SMA स्मॉलर वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है, ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक, समझ में आया? कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है आप तुरंत पूछ सकते हैं यहाँ पे हमसे, हम आपको यहाँ पे बता देंगे कमेंट में। ठीक है, तब तक एक छोटा सा फंक्शन है यहाँ पे, बहुत अच्छा फंक्शन है, आपको हम बता दे रहे हैं। उस फंक्शन का नाम है इवैल फंक्शन। क्या नाम है? इवैल फंक्शन। जैसे कि नम इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज किया इवैल। ठीक है, इवैल मतलब होता है इवेल्युएट करना। ठीक है ना, इवेल्युएट करना। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज लेंगे यूजर से। ठीक है, कि एंटर, नहीं मैसेज नहीं लेते हैं, पहले इसको प्रिंट करते हैं बाद में मैसेज लेंगे। प्रिंट हमने यहाँ पे किया नाम। अब कितना बढ़िया फंक्शन है ये देखिए, अगर हम इसी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन पास करेंगे तो ये उसको इवेल्युएट करके देगा। जैसे 2 + 6 + 9 + 5 - 3 गुणे 4, ठीक है, +5 / 10। इतनी बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे दी इसको। इसको जब आप रन करेंगे तो ये आपको सॉल्व करके दे देगा प्रॉपर एकदम। ठीक है, देखिए अभी तो एज वाला चल रहा है, एज चलाते हैं इसको। तो ये देखिए कितना आ गया 10.5। ये इवेल फंक्शन का कमाल है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन देंगे वो उसको ये सॉल्व करके दे देगा। ओके, फिर आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आपसे ये डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट में वैल्यू पूछेगा, जैसे कि एज पूछ रहा है। ठीक, तो इसको आप खुद से बनाइएगा एक बार। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो हमको जरूर बता देंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना, तो आपको आज इतना प्रैक्टिस करना है, इवेल फंक्शन प्रैक्टिस करना है, ग्रेटर वैल्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, एज का आपको प्रैक्टिस करना है। अभी तो बहुत प्रोग्राम बाकी हैं। ठीक है, आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। ठीक, साथ ही साथ टाइप कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको
आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, या फिर आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पिछले लेक्चर्स को जाके देख लें, कंप्लीट कर लें, ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये पाइथन का फुल सीरीज चल रहा है, जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट पाइथन पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर बीसीए भी आ जाएगा, आपका ओ लेवल भी आ जाएगा, और अगर अगर आप अलग से सीख रहे हैं एआई एमएल वगैरह, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। लंबा कोर्स है, लंबा मतलब ये है कि एडवांस कोर्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 20-25 दिन में पाइथन पढ़ा देंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 20-25 दिन में आप बेसिक ही सीख सकते हैं केवल, लेकिन अगर आपको बहुत एडवांस लेवल पे सीखना है तो आपका ये कोर्स थोड़ा सा चलेगा, आगे तक लंबा चलेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रोग्राम करने में मज़ा आएगी, क्योंकि बेसिक, जब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके फंडामेंटल क्लियर क्लियर रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बनाएँगे, छोटे-मोटे गेम्स बनाते रहेंगे, ठीक है, छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर्स बनाते रहेंगे, तो आपको बोरियत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up. It really helps me a lot. Drop your thoughts, queries, questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching. I'll see you in the next one.